What's up guys, hoping you are doing well। ये सेकंड पार्ट ऑफ वीडियो है। इस वीडियो को देखने से पहले फर्स्ट पार्ट जरूर देख ले, अदरवाइज कुछ समझ में नहीं आएगा। फर्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में मैंने बात किया था टाइप्स ऑफ प्लांट डिजीज के, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल और वायरोइड्स डिजीज कौन कौन सा होता है, सिम्टम्स क्या क्या होता है डिजीज का। ये वीडियो अगर एक बार में बनाते तो बड़ा हो जाता, उतना देखना बोरिंग लगता है, इसलिए हम इसको दो पार्ट में दिखा रहे हैं। इस वीडियो में बात करेंगे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे कंसेप्चुअल है, जो कभी भी रटने से याद नहीं होगा और एक बार समझ में आएगा तो कभी भूलेगा नहीं। सो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इसको हम धीरे दो दो पार्ट में बनाने का पर्पस यही था कि क्लियर कंसेप्ट बन जाए पैथोजेनिसिटी के बारे में और डिजीज का मैनेजमेंट कैसे किया था उसके बारे में। इस कोर्स का मतलब ओनली माइक्रोबायोलॉजी का एग्जाम पास करने के लिए नहीं है। अगर कोई आगे जेआरएफ या एमएससी के लिए तैयारी करेंगे उसमें भी ये काम आएगा। सबसे पहले हम कुछ इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स जो पैथोजेनिसिटी में यूज होता है उसको हम देख लेते हैं, जो कि सबको ही जानता है लेकिन कहीं कहीं कंफ्यूजन होता है। पैरासाइटिज्म क्या है, पैथोजेनिसिटी क्या है, ऑब्लिगेट पैरासाइट क्या है, फैकल्टेटिव पैरासाइट क्या है, फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट्स क्या है, पैथोजेनेसिस क्या होता है, इन्फेक्शन क्या होता है, इटायोलॉजी क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं पैरासाइटिज्म की। पैरासाइटिज्म क्या होता है कि इट इज रिलेशनशिप बिटवीन पैरासाइट्स एंड होस्ट which may be either positive or negative or neutral। होस्ट और पैरासाइट के बीच में एक ऐसा रिलेशन जो कि पॉजिटिव भी हो, नेगेटिव भी हो और न्यूट्रल भी हो, इसको हम पैरासाइट बोलते हैं। जैसे अब जो भी फंगस है वो किसी प्लांट पे अटैक करता है, उस पर फीड करता है, तो फंगस क्या हुआ, वो पैरासाइट हुआ। लेकिन एक फंगस है माइकोराइजा का नाम सुने होंगे, राइजोबियम का नाम सुने होंगे। माइकोराइजा क्या होता है, प्लांट पे फीड करता है बट उस प्लांट को क्या बोलते हैं, फास्फोरस भी प्रोवाइड करता है, फास्फोरस को सॉल्युलाइज करता है, फास्फोरस को अवेल कराता है। वैसे राइजोबियम है, राइजोबियम में प्लांट पे फिट करता है, लेकिन उस प्लांट पे फिट करता है, लेकिन उस प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। सो दीज आर द आल्सो पैरासाइट। पैथोजेनिसिटी क्या होता है कि द कैपेसिटी ऑफ ए पैरासाइट टू कॉज ए डिजीज इज नोन एज पैथोजेनिसिटी। पैरासाइट्स का वह कैपेसिटी जिससे कि वो किसी प्लांट में डिजीज कॉज कर दे, दैट इज कॉल्ड पैथोजेनिसिटी। इसलिए हम बोल सकते हैं कि all pathogens are parasite but all parasites are not pathogens like rhizobium mycorrhiza जो पहले बताया कि जो पैथोजेंस है वो तो पैरासाइट है ही है, कि पैथोजन है मीन्स वो हार्म ही करेगा, बेनिफिट नहीं देने वाला। लेकिन ऑल पैरासाइट्स को हम पैथोजेंस नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि राइजोबियम और माइकोराइजा भी एक पैरासाइट है, लेकिन ये प्लांट को बेनिफिट प्रोवाइड करता है, प्लांट के लिए यूजफुल होता है। सो वी कैन से दैट ऑल पैरासाइट्स आर नॉट पैथोजन बट ऑल पैथोजेंस आर पैरासाइट्स। अब पैरासाइट्स का भी दो टाइप होता है, एक होता है ऑब्लिगेट पैरासाइट, एक होता है फैकल्टेटिव पैरासाइट। सैप्रो इस ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सैप्रोफाइट्स क्या होता है। पैरासाइट्स तो हो गया क्या कि जो दूसरे पे डिपेंडेंट रहे। सैप्रोफाइट्स क्या होता है कि दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं रहे, वो खुद से किसी डेड ऑर्गेनिक मैटर पे या किसी भी डेड ऑर्गेनिजम्स पे अपना फूड एब्जॉर्ब कर ले, उसको बोलते हैं सैप्रोफाइट। जैसे बैक्टीरिया होता है कुछ कि कुछ एनिमल्स के मरने के बाद उसके डेड बॉडी पे कुछ बैक्टीरिया, वायरस या फंजाई फीड करता है, उससे अपना लाइफ चलाता है, उसको बोलते हैं सैप्रोफाइट। अब ध्यान रखना है कि फैकल्टेटिव पैरासाइट क्या है और ऑब्लिगेट पैरासाइट क्या है। ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, ये तो फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहा है, कैन रिमेन एक्टिव ओनली ऑन इन द लिविंग होस्ट एंड हैव नो एग्जिस्टेंस विदाउट होस्ट। अगर होस्ट है तो उसका लाइफ है, अगर होस्ट नहीं रहेगा तो उसका पैरासाइट का लाइफ नहीं रहेगा। जैसे मान लो कि हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग ऑब्लिगेट पैरासाइट हैं किस पे, पेरेंट्स पे। अगर पेरेंट्स पैसा देंगे तो हम लोग का पढ़ाई होगा, पेरेंट्स पैसा नहीं देंगे तो हमारा पढ़ाई नहीं होगा। सो वी आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। इन्हीं में से कुछ लोग ऐसे हैं कि पढ़ाई के साथ साथ कुछ टीचिंग भी करते हैं, तो यही जाकर एक दो ट्यूशन पकड़ लिए, तो वो लोग क्या है कि जनरली वो लोग पैरासाइट है, जनरली पापा से पैसा मांगते रहेंगे। लेकिन अगर किसी एक दो महीना नहीं भी मिला, कुछ कारण हो, कुछ फैमिली में प्रॉब्लम हो गया, तो क्या करेंगे, वो अपना जो अपना बैलेंस है, अपना सेविंग फंड है, उससे अपना काम चला लेते हैं। तो जनरली वो लोग पैरासाइट हैं, लेकिन वो समय पड़ने पे अपने से भी हाथ पांव चला के काम कर सकते हैं, तो वैसे लोगों को हम लोग बोलते हैं फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट्स। ये ध्यान रखना है कि ऑब्लिगेट पैरासाइट और फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट,
ऑब्लिगेट पैरासाइट हमेशा पैरासाइट रहेगा, लेकिन जो फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट्स रहेगा वो मेनली पैरासाइट रहता है बट कैन सर्वाइव विदाउट होस्ट ऑल्सो इन पैरासाइटिक कंडीशन। फैकल्टेटिव पैरासाइट्स क्या होता है कि ओरिजिनली ए सैप्रोफाइट होता है लेकिन सर्वाइव कर सकता है होस्ट में भी। तो क्लियर हो गया, ऑब्लिगेट फैकल्टेटिव पैरासाइट और फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट्स में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो फैकल्टेटिव पैरासाइट्स होता है ओरिजिनली सैप्रोफाइट होता है और कभी समय मिलने पर वो पैरासाइटिक नेचर भी शो कर देता है। जो फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट्स होता है ओरिजिनली पैरासाइट होता है लेकिन कभी समय मिलने पे पैरासाइटिक नेचर भी शो कर देता है, सॉरी सैप्रोफाइटिक नेचर भी शो कर देता है। पैथोजेनेसिस क्या होता है? पैथोजेनेसिस इट इज चेन ऑफ इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल कॉन्टेक्ट बिटवीन प्लांट एंड पैथोजेंस टू सिम्टम्स एंड मैनिफेस्टेशन ऑफ द इंजरी। पैथोजेनेसिस क्या होता है? इवेंट्स का चेन है, बहुत सारा इवेंट्स इसमें होता है। पैथोजेनेसिस सुनने में केवल एक वर्ड है लेकिन जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो पैथोजेनेसिस पे एक बुक्स आता है। सो इट इज चेन ऑफ इवेंट्स, वह कुछ इवेंट्स जो कि प्लांट और पैथोजेन के कांटेक्ट से लेकर के उसमें इंजरी और सिम्टम आने के बीच में होता है। दिस ऑल इवेंट्स आर कॉल्ड पैथोजेनेसिस। इसको हम डिटेल में आगे देखेंगे। इन्फेक्शन चेन और पैथोजेनेसिस लगभग मिलता जुलता वर्ड्स है, दोनों को एक साथ यूज किया जाता है। दीज आर ऑल्सो इवेंट्स लीडिंग टू कंप्लीशन ऑफ पैथोजेनेसिस। जो पैथोजेनेसिस को कंप्लीट होने में जो जो इवेंट्स आता है उसको हम लोग इन्फेक्शन चेन बोलते हैं। इट में भी कंटिन्यूअस इन्फेक्शन चेन और इंटरमीडिएट इन्फेक्शन चेन। इन्फेक्शन चेन दो तरह का होता है, एक कंटिन्यूअस होता है, एक इंटरमीडिएट होता है। कंटिन्यूअस इन्फेक्शन चेन का मतलब होता है वैसा इन्फेक्शन चेन जो हमेशा ऑब्लिगेट पैथोजेंस के द्वारा होता है। मतलब अगर लिविंग होस्ट है तो पैथोजेंस है, अगर लिविंग होस्ट नहीं रहा तो पैथोजन खत्म हो गया। तो ऐसे इन्फेक्शन चेन को हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस इन्फेक्शन चेन। इंटरमीडिएट इन्फेक्शन चेन होता है जो फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट होता है, जो ओरिजिनली पैरासाइट होता है लेकिन अगर उसको होस्ट नहीं मिला फिर भी अपना लाइफ को सरवाइव कर सकता है। वैसे सैप्रोफाइट को हम बोलते हैं फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट और यह हमेशा इंटरमीडिएट इन्फेक्शन चेन शो करता है। ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट इट मे बी होमोजीनस और हेट्रोजीनस। मीन्स इन्फेक्शन चेन को हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ किस टाइप का पैथोजन अटैक कर रहा है, मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ पैथोजन, और दूसरा करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट। अगर वह एक ही होस्ट स्पीसीज पे अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर रहा है पैथोजन तो उसको बोलते हैं होमोजीनस इन्फेक्शन चेन। अगर दो तीन होस्ट उसको लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए चाहिए तो उसको बोलते हैं हेट्रोजीनस इन्फेक्शन चेन। तो ये बहुत ही बेसिक पॉइंट है, होमोजीनस इन्फेक्शन चेन, हेट्रोजीनस इन्फेक्शन चेन, इंटरमीडिएट इन्फेक्शन चेन, कंटिन्यूअस इन्फेक्शन चेन, पैथोजेनेसिस, जो कि क्लियर होना चाहिए। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट्स बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अब आता है कि स्टेप्स, यह बहुत ही एक बुक्स का समरी है। अगर इस स्टेप्स को एक बार याद कर लिए शुरू से लास्ट तक तो कहीं भी कोई क्वेश्चन आएगा स्टार्टिंग फ्रॉम यूजी टू मास्टर डिग्री, इसको डिस्क्राइब करके लिख सकते हो। इस केवल इस टेबल को याद कर लेने से या इस सीरीज को याद कर लेने से मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। क्या है स्टेप्स? पैथोजेनिसिटी में होता क्या है? सबसे पहले होता है पैथोजन सर्वाइवल। पैथोजन सर्वाइवल का मतलब होता है कि जैसे हम लोग दही जमाते हैं तो दही जमाने के लिए क्या होता है, कहीं ना कहीं पहले से दही चाहिए, दैट दही इज कॉल्ड इनोकुलम। सो उसी तरीके से अगर हम कोई बीमारी, कोई पैथोजन डिजीज कॉज कर रहा है तो पहले उसका सर्वाइवल होना चाहिए। वो किसी न किसी फॉर्म में ओल्ड डेड प्लांट में या सॉइल में या एनवायरनमेंट में या एयर में कहीं ना कहीं वो प्रेजेंट रहता है, दैट इज कॉल्ड पैथोजन सर्वाइवल। जब उसका सर्वाइवल हो जाता है नेचर में, इन्वायरमेंट में या उस डेड प्लांट में, तब कुछ इनिशियल अमाउंट ऑफ इनोकुलम होता है। इनिशियल इनोकुलम, और इनिशियल इनोकुलम में क्या होता है कि द मिनिमम इनोकुलम इज एबल टू कॉज इन्फेक्शन। वह अमाउंट ऑफ इनोकुलम जो इन्फेक्शन को कॉज करता है, दैट इज कॉल्ड इनिशियल इनोकुलम। जब इनिशियल इनोकुलम आ जाएगा तब उस इनोकुलम का क्या होगा, डिस्पर्सल होगा। मीन्स अगर इस फील्ड में है, मान लो कि कोई बैक्टीरिया जो कि बीमारी कॉज करता है साइट्रस में, और साइट्रस नींबू किसी दूसरे खेत में लगाया गया, तो जब तक वो बैक्टीरिया उस अपने होस्ट पे जाएगा नहीं तब तक कोई बीमारी होने का चांस नहीं है, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्सल। जब एक बार डिस्पर्सल हो गया तब उसका कांटेक्ट विथ होस्ट होता है। कांटेक्ट विथ होस्ट का मतलब जो पैथोजेंस अपने साइट से या अपने स्टोर हाउस से निकल करके
किसी प्लांट के या किसी होस्ट पे गया तो कांटेक्ट करेगा। जब कांटेक्ट करेगा तो रिकॉग्निशन एंड एक्सेप्टेंस बाय ससेप्टेबल होस्ट। अब किसी प्लांट पे गिरता है तो दो तरह का प्लांट होता है, एक प्लांट होता है जो ससेप्टेबल होता है, एक प्लांट होता है जो रेसिस्टेंस होता है। तो जो रेसिस्टेंस प्लांट होता है उस पर कोई भी वायरस, फंजाई, बैक्टीरिया गिरे या कोई भी आके कांटेक्ट करे उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करेगा, उस पर कोई असर ही नहीं पड़ेगा। जैसे इसमें से भी जो सुन रहे होंगे उसमें कुछ लोग ऐसे होंगे जिसपे कुछ भी बोला जाए बस वीडियो चल रहा है, उतना ही से मतलब होता है। इस तरह का नहीं होना चाहिए। जो होस्ट होता है होना चाहिए वो ससेप्टेबल होना है। ससेप्टेबल का मतलब जिसमें डिजीज होने का चांसेस रहे। जब ससेप्टेबल होस्ट पे वो पैथोजेंस फॉल करेगा, गिरेगा, तब उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा। रिकॉग्नाइज मतलब पहचान लिया कि हाँ ये हमारा होस्ट है। जब रिकॉग्निशन हो जाएगा तब उसमें सेकंड स्टेप, उसके नेक्स्ट स्टेप होता है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का मतलब क्या हुआ कि एंट्री ऑफ पैथोजेंस इनसाइड द होस्ट। अगर वो भिंडी के प्लांट पे गिरा है पैथोजेंस तो भिंडी के इपिडर्मिस को छेद करेगा और अंदर में घुसना शुरू करेगा। जब अंदर में घुसा तो उसको बोलते हैं इन्वेजन ऑफ टिश्यू, मतलब उस टिश्यू को इन्वेड करेगा। जब टिश्यू के अंदर चला गया तब इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप, तब उस होस्ट और प्लांट के बीच में एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होता है। जब रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो गया, जब रिलेशन बन गया होस्ट और प्लांट में, तब पैथोजन क्या करेगा कि होस्ट से अपना न्यूट्रिशन लेना शुरू करेगा, उसके अंदर में रिप्रोडक्शन करेगा, सॉरी एन छूट गया, वहाँ पर रिप्रोडक्शन करने के बाद वो अपना एस्पोर बनाएगा। एस्पोर बनाने के बाद कुछ अपना एंजाइम प्रोड्यूस करेगा, टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा जिसको बोलते हैं टॉक्सिसिटी, और फिर सेकेंडरी इनोकुलम प्रोड्यूस करता है। सेकेंडरी इनोकुलम का मतलब होता है कि वैसा पैथोजेंस का पार्ट जो फिर से न्यू इन्फेक्शन कॉज करे, सेकेंड इन्फेक्शन कॉज करे, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी इनोकुलम। फिर उसके बाद जब सेकेंडरी इनोकुलम सफिशिएंट अमाउंट में हो गया तो फिर उस होस्ट को छोड़ देगा और फिर दूसरे होस्ट को अटैक करेगा। सो ये सारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो कि याद रखना है पैथोजन सर्वाइवल से लेकर के और एग्जिट तक। यह सारा हम स्टेप्स ऑफ पैथोजेनिसिटी है और ये साइकिल कंटिन्यू रहता है। हम इस अब एक एक स्टेप को डिटेल्स में देखते हैं क्योंकि मैकेनिज्म ऑफ डिजीज, पैथोजेनिसिटी, ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजन और सिम्टम ऑफ डिजीज, ये डिटेल में आपके सिलेबस में पढ़ना है। तो हम स्टेप बाय स्टेप हम इसको देखते हैं। कुछ टर्म्स है, इसको स्टेप बाय स्टेप देखने से पहले हम देख लेते हैं पैथोजेनिसिटी। तो पहले ही बता दिया, पैथोजन आइदर डज और डज नॉट कॉज ए डिजीज। उसके बाद वायरुलेंस क्या होता है, रिलेटिव कैपेसिटी ऑफ पैथोजन टू कॉज डिजीज। वायरुलेंस हुआ कि जैसे मान लो दो पैथोजेंस है तो दोनों डिजीज कॉज कर रहा है, तो कौन सा ज्यादा डिजीज कॉज कर रहा है उसको बोलते हैं वायरुलेंस, और जो ज्यादा हार्म करता है प्लांट को उसको बोलते हैं वो ज्यादा वायरुलेंट है। इसमें भी हम बैक्टीरिया में भी पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में, वायरुलेंट स्ट्रेन, नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन, जो ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, इस सब का स्ट्रेन पढ़ते हैं। इटालॉजी क्या होता है, डिटरमाइनिंग द कॉज ऑफ द डिजीज। आखिर किसी डिजीज का कॉज क्या है, कैसे क्यों वो डिजीज होता है, उसका जो स्टडी होता है हम लोग उसको बोलते हैं इटालॉजी। इटालॉजी एंड पैथोजेनिसिटी टेस्टिंग, टेस्ट कैसे करते हैं कि इसमें डिजीज प्लांट है कि डिजीज प्लांट नहीं है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंसिस्टेंट आइसोलेशन ऑफ अ पैथोजन फ्रॉम सिम्प्टोमेटिक होस्ट टिश्यू। जैसे मान लो तो माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हो और कहीं भेज दिया है कि हाँ इस फील्ड में कौन सा बीमारी लगा है, इसको आइडेंटिफाई करो, क्योंकि यही काम है जो भी माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, डिजीज को आइडेंटिफाई करना है और उस डिजीज के अगेंस्ट में उसका एंटीबायोटिक, उसका मेडिसिन या उसका जो भी काउंटर पार्ट बनाना है वो बनाना है। तो सबसे पहले क्या होता है कि हमको पैथोजन को आइसोलेट करना पड़ता है। कंसिस्टेंट मतलब बार बार किसी भी फील्ड में जाओ, पहले अगर उसमें कुछ बीमारी दिख रहा है, कुछ एबनॉर्मल प्लांट दिख रहा है, सबसे फर्स्ट काम क्या करते हैं कि उसको हम आइसोलेट करते हैं होस्ट टिश्यू से। जब आइसोलेट कर देंगे तब क्या करेंगे, पैथोजेंस इज ग्रोन इन प्योर कल्चर एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक डॉक्यूमेंटेड। जब हम उस प्लांट के पार्ट को, अगर रूट में इन्फेक्शन है तो रूट को, सूट में है तो सूट को, लीफ में है तो लीफ को, फ्रूट्स में है तो फ्रूट्स को, उसको आइसोलेट करके लाए। फिर उसको हम देखेंगे कि हाँ बैक्टीरियल है कि फंगल है कि वायरल है। जो इन्फेक्शन है, अगर मान लो बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन है तो उसको हम प्योर कल्चर ग्रो करेंगे। प्योर कल्चर अब हम डिटेल में नहीं बताएंगे क्योंकि फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, अभी जानने की जरूरत भी नहीं है। जब प्योर कल्चर ग्रो कर दिए तब उसका जो जो कैरेक्टर आया उस कल्चर का, कलर कैसा है, शेप कैसा है, सिम्टम कैसा है, फिजियोलॉजी कैसा है, केमिस्ट्री कैसा है, मीन्स उसका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सारा हम डॉक्यूमेंट पे, एक पेपर पे लिख देते हैं। जब उसका कैरेक्टरिस्टिक डॉक्यूमेंटेड हो गया, देन क्या करते हैं, inoculation of a healthy plant with a pure culture of the pathogen and inoculated plant must then develop symptoms similar to those observed initially। हम पैथोजेनिसिटी का टेस्टिंग करते हैं। जब हम उसका कैरेक्टर सारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी डॉक्यूमेंट कर लिए
पैथोजेंस का, तब उस कल्चर से हम फिर से एक फ्रेश हेल्दी प्लांट को इनोकुलेट करते हैं, मतलब उसमें उस पैथोजेंस को डालते हैं। फिर जब डालेंगे तो उसमें भी डिजीज होगा, उसमें भी बीमारी होगा। जब बीमारी हो जाएगा तो क्या होगा, सिम्टम्स मिलेगा। उस सिम्टम्स को जो ओरिजिनल प्लांट है उस दोनों के सिम्टम्स को, मतलब थर्ड और वन को मिलाएंगे। अगर जब दोनों का सिम्टम सेम हो गया, मीन्स हम कंफर्म कर लेंगे कि यह पैथोजेंस जो है, इस यह बीमारी जो है या यह डिजीज है पार्टिकुलर पैथोजन से हुआ है। रिकवरी ऑफ द सेम पैथोजन यूज्ड फॉर द इनोकुलेशन पर्पज, फिर उस पैथोजन को हम रिकवर कर लेंगे, पैथोजन को रिकवर कर लेंगे और फिर से हम इनोकुलेशन के लिए करेंगे और उसका एंटीबायोटिक देंगे। सो यह हो गया इटायोलॉजी और पैथोजेनिसिटी टेस्टिंग। इस तरह से हम पैथोजेंस का टेस्टिंग करते हैं कि कौन सा पैथोजेंस किस तरह से अटैक करता है। अब है कि पैथोजेंस का एंट्री कैसे होता है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप है कि उस प्लांट में प्लांट के पास जब प्लांट के पार्ट पे फॉल करेगा तो प्लांट के अंदर में उसको एंट्री करना है। जब तक एंट्री नहीं होगा तब तक उसका इन्फेक्शन और डिजीज डेवलपमेंट नहीं होता है। तो इन्फेक्शन का अलग अलग रूट है, एंट्री का अलग अलग रूट है। वायरस कुछ अलग रूट से एंटर करता है, बैक्टीरिया कुछ अलग से करता है, फंजाई कुछ अलग से करता है। वायरस कैसे करता है, जनरली वायरस, वायरोइड्स और फास्टिडियस बैक्टीरिया जो होते हैं मोस्टली रिक्वायर्स बाय वेक्टर्स मीन्स और मैकेनिकल एंट्री। उनका अपना हाथ पैर नहीं होता है वायरस का, अपना उनका कोई एंजाइमेटिक सिस्टम, लिपमैन एंजाइमेटिक सिस्टम नहीं होता है। अगर कोई वेक्टर्स है, वेक्टर्स का मतलब कुछ इंसेक्ट हो सकता है, कुछ पेस्ट हो सकता है, या कुछ मैकेनिकल इंजरी हो गया। जैसे मान लो कि हम धान के खेत में या आम के बगीचे में कुछ इंस्ट्रूमेंट से ये कर रहे हैं, हर कुछ काम कर रहे हैं, आम का कल्टीवेशन कर रहे हैं, आम को काट के एक जगह से दूसरी जगह लगा रहे हैं। उसमें जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, हो सकता है वो कहीं इन्फेक्टेड हो और फिर से दूसरे प्लांट में, हेल्दी प्लांट में लगा, तो वहाँ से वो वायरस ट्रांसमिट होकर चल गया। तो वायरस का जनरली एंट्री किसी न किसी वेक्टर से होता है। बैक्टीरिया का क्या होता है, मस्ट इंटर थ्रू नेचुरल ओपनिंग और ऑन्स, मतलब कहीं भी जो प्लांट्स में नेचुरल ओपनिंग है, जैसे स्टोमाटा हो गया, कहीं छेद हो गया, कहीं कट गया, कट फट गया, वहां से कोई भी बैक्टीरिया एंटर कर सकता है। फंजाई का भी सेम है, जनरली नेचुरल ओपनिंग से एंटर करता है, या ओंड से होता है, या मैकेनिकल प्रेशर से होता है, या एंजाइम से होता है। तो यह सारा एंट्री हो गया पैथोजेंस का, डिफरेंट पैथोजेंस का थ्रू डिफरेंट रूट। याद रखना है कि वायरस का एंट्री कभी भी वेक्टर के द्वारा होता है, बाकी फंजाई और बैक्टीरिया का एंट्री नेचुरल ओपनिंग और ओंड्स के द्वारा होता है। अब हम इसको फिगर में देख लेते हैं कैसे। जैसे मान लो कि यह हमारा इंसेक्ट है। इंसेक्ट क्या करता है, किसी भी प्लांट के पार्ट पे इट फीड करता है। तो जनरली इंसेक्ट उस प्लांट में छेद कर देता है। छेद करने के बाद उसी छेद से अगर कोई दूसरा जब छेद किया तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी इन्फेक्शन। प्राइमरी इन्फेक्शन कॉज कर दिया कौन सा, इंसेक्ट। इंसेक्ट जब प्राइमरी इन्फेक्शन कॉज करता है तो उसमें कोई भी पैथोजेंस, बैक्टीरिया, वायरस या फंजाई उस छेद के थ्रू एंटर करता है। एंटर करने के बाद वो लोअर, पहला हो गया एपिडर्मिस, उसके बाद चला जाता है हाइपोडर्मिस पे, हाइपोडर्मिस से चला जाता है एंडोडर्मिस पे। एंडोडर्मिस में जाकर के वो फंजाई या वायरस जो भी पैथोजेंस आया वहाँ पे अपना स्पोर का फॉर्मेशन करता है। वही स्पोर फिर से जनरेट करता है और नया पैथोजेंस या नया वायरस, फंजाई, बैक्टीरिया का फॉर्मेशन करता है। सो एक फिगर के थ्रू हो गया। इसको और डिटेल में देख लेते हैं कि लीफ हॉपर एक इंसेक्ट है जो कि प्लांट में पेनिट्रेट किया, उसके बाद बैक्टीरिया उसमें एंटर किया, एक जब या फंजाई भी एंटर किया। जब फंजाई बैक्टीरिया एंटर करता है तो एक स्ट्रक्चर बनाता है, मतलब एक स्पोर बनता है। वह स्पोर क्या करता है, जर्मिनेट करता है। जर्मिनेट करने के बाद एक रूट लाइक स्ट्रक्चर ग्रो करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एप्रेसोरियम। इसका प्लूरल होता है एप्रेसोरिया, जो जनरली फंगस में ग्रो करता है। यह एप्रेसोरिया क्या करता है, इस लोअर सेल से नीचे वाला जो सेल है, यहाँ से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्व करके फंजाई तक, फंजाई के स्पोर में पहुंचाता है। और इस तरह से इसका डेवलपमेंट पूरे सेल में होते जाता है। जब यह पूरे सेल को कवर कर लेता है, इसको हम बोलते हैं हाइफा। हाइफा ग्रो करेगा और हर एक हाइफा से अलग अलग स्पोर बनेगा, और यही स्पोर फाइनली न्यू फंगस या न्यू हाइफा का फॉर्म। इस तरह से उस फंजाई का या बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन होते रहता है। अब होता है कि पैथोजेंस कम्स इन कांटेक्ट विद प्लांट। पैथोजन इन्फेक्ट्स, जैसे पहले प्लांट के कांटेक्ट में आया, फिर उसको इन्फेक्ट करेगा। इन्फेक्ट करने के बाद उसमें पेनिट्रेट का मतलब छेद करके अंदर जाएगा। वो पेनिट्रेशन डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट हो सकता है, या विदाउट वेक्टर के द्वारा हो सकता है। जब अंदर में चला गया तो एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है कि जनरली हम लोग ह्यूमन के केस में पढ़ते हैं कि व्हाट इज इंक्यूबेशन पीरियड। इट इज द टाइम पीरियड बिटवीन द
इन पेनिट्रेशन ऑफ द पैथोजेंस एंड अपीयरेंस ऑफ द फर्स्ट सिम्टम। अगर आज किसी प्लांट्स में कोई पैथोजन एंट्री कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि आज घुसा आज सिम्टम आ गया। आज एंट्री करेगा तो उसमें अंदर में जाएगा, उसमें अपना ग्रोथ करेगा, ग्रोथ करके रिप्रोडक्शन करेगा, 1 से 2 बनेगा, 2 से 4 बनेगा, 4 से 8 बनेगा, 1000 करोड़ की संख्या बनेगा। उसके बाद 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 20 दिन के बाद कुछ ना कुछ उसमें सिम्टम्स आएगा। तो ये जो बीच का टाइमिंग होता है कि एंट्री और सिम्टम आने के बीच का, उसको हम लोग बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। ह्यूमन में भी होता है, जैसे मलेरिया का इंक्यूबेशन पीरियड माना जाता है कि 7 दिन होता है, और बीमारी का इंक्यूबेशन पीरियड डिफरेंट होता है। So it is the time period between the entry of the pathogens and appearance of first symptom. Pathogens increase within plant is a host to do this. अब इसको देख लो कि ए ससेप्टेबल होस्ट हो गया, ए फेवरेबल एनवायरनमेंट हो गया, ए पैथोजन हो गया। तो जब तक तीनों एक साथ नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है कि अगर ससेप्टेबल होस्ट है लेकिन वो इन्वायरमेंट इस पैथोजन के लिए फेवरेबल नहीं है। मान लो कि ये पैथोजन ग्रो करता है बारिश के समय में, सूखा मौसम, वहाँ पे फिर डिजीज डेवलपमेंट नहीं होगा। मान लो कि ससेप्टेबल होस्ट है, मान लो एनवायरनमेंट फेवरेबल है लेकिन वहाँ पे कोई रेसिस्टेंट वैरायटी ग्रो कर रहा है, तो फिर भी एनवायरनमेंट फेवरेबल होने के बाद भी कोई डिजीज का डेवलपमेंट नहीं होगा। सो इसलिए हम बोल सकते हैं, इस फिगर को तो बना के दिखा सकते हो एग्जाम में, कि व्हेन ससेप्टेबल होस्ट एनवायरमेंटल फेवरेबल एनवायरनमेंट एंड पैथोजन मीट ईच अदर, देन डेवलपमेंट ऑफ डिजीज स्टार्ट। ओके, अब हम देखते हैं कि हाउ डू प्लांट पैथोजेंस मूव फ्रॉम प्लांट टू प्लांट इफ दे आर नॉट मूव बाय ए वेक्टर। टाइम टू हैव इसको हम नहीं देखें, मतलब जनरली जो पैथोजेंस जो होता है, बैक्टीरिया, वायरस या फंजाई, वायरस के लिए मेनली कुछ वेक्टर्स होता है, बैक्टीरिया फंजाई जनरली नेचुरल ओपनिंग से एंटर करता है। अब लास्ट पार्ट ऑफ वीडियो में हम देखते हैं मैनेजमेंट, आखिर इस प्लांट डिजीज का मैनेजमेंट कैसे किया जाए। सो मैनेजमेंट ऑफ प्लांट डिजीज इज ए बिग टर्म, इसके लिए एक अलग बुक्स है, लेकिन हम समरी केवल उसका देखेंगे कि आखिर उसको मैनेज कैसे किया जाता है। तो मैनेजमेंट लिखने के लिए जनरली कभी कभी क्वेश्चन पूछ दे, हो सकता है कि आ जाए। अगर इस क्वेश्चन से क्वेश्चन आना है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मैनेजमेंट ऑफ प्लांट डिजीज का मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो इसको हम पूरे को 4 हेड में बांटते हैं। एक होता है कल्चरल मैनेजमेंट, एक होता है बायोलॉजिकल मैनेजमेंट या बायोलॉजिकल कंट्रोल, एक होता है होस्ट प्लांट रेसिस्टेंस, एक होता है केमिकल रेसिस्टेंस। कल्चरल मैनेजमेंट में क्या करते हैं कि वैसा मैनेजमेंट टेक्निक्स जो फार्मर्स के द्वारा अप्लाई किया जाता है, जिसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं होता है। जैसे हम लोग ग्रो रेसिस्टेंट वैरायटी का मतलब ऐसे वैरायटी को सिलेक्ट करना है जो उस डिजीज से रेसिस्टेंट हो। अगर हम रेसिस्टेंट वैरायटी सिलेक्ट करेंगे तो कोई डिजीज होने का चांस नहीं होता है। प्रॉपर क्वारंटाइन क्या होता है, क्वारंटाइन के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। तो देखते होंगे कि आजकल जो इंटरनेशनल लेवल पे फूड आइटम्स का या प्लांट मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन होता है। जैसे पीट का वैरायटी हम लोग के यहाँ यूएसए से आया, हम लोग यहाँ से बांग्लादेश को धान भेजते हैं, हम लोग के यहाँ हम लोग का पैडी किसी दूसरे कंट्री में जाता है, तो चाइना से कुछ क्रॉप्स यहाँ रसिया में जाता है, पाकिस्तान में जाता है। यह जो इंटरनेशनल लेवल पे प्लांट का या सीड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें कुछ रूल रेगुलेशन है। ऐसा नहीं है कि हम जैसे अपने यहाँ से घर से धान उठाया ले आके मामा के घर पहुँचा दिए, उसमें क्या होता है, कोई चेकिंग नहीं है। लेकिन अगर इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी ट्रांसपोर्ट होता है फूड आइटम्स का या सीड मटेरियल का, तो उसका कुछ चेकिंग होता है हर एक कंट्री के बॉर्डर पे। अगर जैसे मान लो इंडिया से तुम यूरोप जा रहे हो, तो कोई अगर प्लांट मटेरियल लेके जा रहे हो तो एक पोर्ट पे, जहाँ सी पोर्ट है, एयरपोर्ट है, उस पोर्ट पे एक अथॉरिटी रहता है, उसमें माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी रहते हैं, प्लांट पैथोलॉजिस्ट भी रहते हैं, इंटोमोलॉजिस्ट भी रहते हैं। वो पूरे जो भी तुम प्रोडक्ट लेके जा रहे हो उसमें से सैम्पलिंग करते हैं। सैम्पलिंग का मतलब जैसे मान लो कि हम 100 क्विंटल धान भेज रहे हैं, 1000 क्विंटल गेहूँ भेज रहे हैं ये यहाँ से बांग्लादेश, तो जहाँ पे भेजेंगे वहाँ एयरपोर्ट पे या सी पोर्ट से ही जाता है, वहाँ पे क्वारंटाइन मेजर्स है, वहाँ पे ऑफिसर रहते हैं, वो लोग उसको चेक करते हैं। उसको चेक करेंगे कि उसमें कोई पैथोजेंस तो नहीं है, उसमें कोई वायरस तो नहीं है, कोई बैक्टीरिया तो नहीं है, कोई इंसेक्ट्स का अंडा तो नहीं है, कोई फंगल स्पोर्स तो नहीं है। अगर कहीं पाया गया कि नहीं इसमें कुछ ना कुछ स्पोर्स है या कुछ इसमें गड़बड़ी है, उसको क्या करेंगे, उसको स्टरलाइज करेंगे। अगर स्टरलाइज होने वाला रहेगा, मतलब अगर बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में है तो उसको स्टरलाइज करेंगे। स्टरलाइज करने के बाद उसको फिर से चेक करेंगे।
जब वो एक स्टैंडर्ड लेवल पे आ गया कि नहीं वो सारा पेस्ट से, सारा इंसेक्ट से, सारा डिजीज से फ्री हो गया, तब उसको एक सर्टिफिकेट लगाया जाता है उस आइटम से, जिसको बोलते हैं PSS, फाइटो सैनिटरी सर्टिफिकेट। जब फाइटो सैनिटरी सर्टिफिकेट मिल गया किसी भी आइटम्स पे, तभी वो आइटम्स एलिजिबल होता है कि दूसरे कंट्री में ट्रांसपोर्ट होता है। दिस इज कॉल्ड क्वारंटाइन मेजर्स। इंस्पेक्टर में सर्टिफिकेशन करते हैं, जहाँ पे भी सीड प्रोडक्शन होता है, जैसे मान लो हम सीड का प्रोडक्शन कर रहे हैं, उस सीड प्रोडक्शन का जो फील्ड है वहाँ पे जैसे धान का कटर कर रहे हैं, तो उस फील्ड में जाके रेगुलर टाइम पे इंस्पेक्शन करते हैं। इंस्पेक्शन करने के बाद सर्टिफिकेट दिया जाता है कि हाँ यह जो सीड है वो अब डिजीज से फ्री है, इंसेक्ट से फ्री है, इसको फार्मर्स के कल्टिवेशन के लिए रिलीज किया जा सकता है। तो एक ये भी टेक्निक है। सीड ट्रीटमेंट करते हैं लेग्यूम्स में, जनरली हम लोग करते हैं FIR, याद रखना है। कभी कभी पूछता है कि हाँ पैर, जिससे मान लो कि पी का कल्टीवेशन करना है, मटर का, उसमें फंगल डिजीज भी लगता है, इंसेक्ट भी लगता है, और उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कराना रहता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन कराने के लिए हम उसमें राइजोबियम का कल्चर लगाते हैं। इंसेक्ट से बचाने के लिए उसमें इंसेक्टिसाइड का कोटिंग करते हैं पी के सीड पे, और फंगस से बचाने के लिए फंजीसाइड का कोटिंग करते हैं। तो कौन सा पहले करेंगे, कौन सा बाद करेंगे, तो ये ध्यान रखना है कि हमेशा FIR एक सीक्वेंस याद रखना है कि पहले हम फंजीसाइड को स्प्रे करें, फंजीसाइड को लपेटेंगे सीड में, उसके बाद उसके ऊपर में इंसेक्टिसाइड को, और सबसे लास्ट में राइजोबियम को। प्लांटिंग टाइम, जैसे मान लो कि जो भी प्लांट है उसमें डिजीज लगता है, तो उसका कुछ टाइमिंग होता है, जैसे बहुत बारिश का टाइम में लगा, या बहुत मॉइस्चर ज़्यादा रहा, ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहा, उस टाइम में लगा। तो प्लांटिंग टाइम इस टाइप से करेंगे कि जो प्लांट का ससेप्टेबल स्टेज है, जो बहुत सॉफ्ट स्टेज है, जो बहुत नाजुक स्टेज है, वह उस फेवरेबल टाइम में नहीं है। उसका प्लांटिंग टाइम, जैसे मान लो कि जून में रोप रहे हैं, जून में धान का खेती करना है, जून में ज़्यादा चांस होता है भाई इसका सड़ने का, तो हम उसको मई में ही लगा देंगे। मई में लगा देंगे तो क्या होगा कि जो उसका ससेप्टेबल स्टेज है वो पार कर जाएगा। क्रॉप रोटेशन पहले भी बता दिया है कि हाँ एक ही क्रॉप को बार बार नहीं लगाना है, इस सीजन में एक धान लगाए तो अगले सीजन में कुछ लेग्यूम्स लगाना है। तो बार बार डिफरेंट क्रॉप्स लगाने से डिजीज होने का चांसेस कम रहता है। रॉगिंग होता है, रिमूवल ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट, अगर हम डिजीज को कंट्रोल करना चाहते हैं धान का या किसी भी फील्ड में, तो उसमें क्या करते हैं कि जो भी इन्फेक्टेड प्लांट हमको दिख रहा है कि हाँ इसमें बीमारी है, उसको आराम से उखाड़ करके और उसको जला देते हैं, इधर उधर नहीं फेंकते हैं, क्योंकि फिर से बीमारी कॉज करते हैं। उसको बोलते हैं रॉगिंग। कि कहीं से भी कोई इन्फेक्टेड पार्ट ऑफ द प्लांट मिले, तुम कहीं भी जाओ, चाहे अपने घर में बागीचा है, कहीं उसमें इन्फेक्टेड पार्ट दिख रहा है कि हाँ इसमें कुछ ना कुछ बीमारी है, आराम से उस पार्ट को तोड़ दिए, तोड़ के काट दिए, और काट के ले जाकर उसको जला दिए, जिससे कि वो फिर से दोबारा इन्फेक्शन कॉज नहीं करेगा। इरेडिकेशन ऑफ कोलेट्रल होस्ट। कोलेट्रल होस्ट क्या होता है, जैसे सपोज करो कि व्हीट का कल्टीवेशन कर रहे हैं, व्हीट का फील्ड है, उसके अगल बगल में कुछ जंगल झाड़ी भी जो उगा रहता है, जैसे पार्थेनियम हो गया या भांग हो गया, बहुत सारा वीड्स है। तो कभी कभी क्या होता है कि वीड्स का हार्वेस्टिंग करने के बाद उसका जो पैथोजेंस है, अगल बगल के होस्ट पे जाके, जो कोलेक्टर अगल बगल का जो प्लांट है उस पर सर्वाइव कर जाता है। अगर उस होस्ट को नहीं खत्म करे, उस वीड्स को नहीं खत्म करे, तो फिर से अगले साल में वो डिजीज होने का चांस रहता है। तो जितना भी, इसलिए बोलते हैं कि जब फसल का हार्वेस्टिंग हो जाता है तो पूरे खेत को जला, उसमें जो रॉ मटेरियल है, जो एक्स्ट्रा वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको जला दिया जाता है, ताकि जो भी कोलेक्टर होस्ट हो वो जल जाए। हीट ट्रीटमेंट करते हैं, सॉइल सोलराइजेशन करते हैं, सॉइल को देखते हुए कि गर्मी के दिन में मई जून में डीप प्लॉइंग कर देते हैं, पूरा गहराई तक जोत करके, और छोड़ देते हैं 10 दिन 15 दिन तक, जिससे धूप में लग के उसका जो भी पैथोजेंस है वो सूख के खत्म हो जाए। मिक्स क्रॉपिंग करते हैं, जैसे गेहूँ है तो गेहूँ में कुछ और क्रॉप्स को लगा दिए, शुगर केन में पोटैटो लगा दिए, जिससे कि उसका पैथोजेंस का स्प्रेड होने का, जो फैलने का चांस है वो कम हो जाए। फैलोइंग करते हैं, मतलब प्रति छोड़ देते हैं, जैसे मान लो कि गेहूं के खेत में बार बार एक ही बीमारी लग रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे कि अभी गेहूं रोपे और उसके बाद 2-3 साल तक उसमें कुछ रोपे ही नहीं, ताकि उसका जो भी पैथोजेन है वो अपने आप धूप से, बारिश से करके मर जाए। सोइंग टाइम को, हार्वेस्टिंग टाइम को एडजस्ट कर देते हैं। जो प्लांट का स्पेसिंग होता है, स्पेसिंग मतलब दो प्लांट के बीच का डिस्टेंस इस तरीके से लगाएं कि मिनिमम उसके बीच में ह्यूमिडिटी रहे, और मैक्सिमम ग्रोथ हो, और मैक्सिमम यील्ड है। तो ये सारा कल्चरल कंट्रोल हो गया। और कुछ बायोलॉजिकल कंट्रोल होता है। बायोलॉजिकल कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू कंट्रोल पर्टिकुलर पैथोजेंस। जितना भी पैथोजेंस प्लांट पे अटैक करता है, उस सब पैथोजेंस पे कुछ ना कुछ अलग दूसरा पैथोजेंस या दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको किल कर देता है। जैसे हम, पहला है डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रोपेगल्स।
जो माइकोफेगस निमेटोड्स, राइजोक्टोनिया एक बैक्टीरिया होता है, सॉरी फंजाई होता है। ये फंजाई जनरली सोलेनेसियस क्रॉप्स पे अटैक करता है, और अगर उसको हमको कंट्रोल करना है तो एक ट्राइकोडर्मा वेरिडी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अगर ट्राइकोडर्मा वेरिडी को स्प्रे कर दें तो सारा राइजोक्टोनिया का को किल कर देगा। मतलब है बैक्टीरिया लेकिन वायरस उस फंजाई को किल कर देगा, मतलब उस फंजाई में डिजीज कॉज कर देगा, वो मर जाएगा। उसी तरह एप्लीकेशन ऑफ माइकोफेगस निमेटोड्स, कुछ निमेटोड्स होता है जो फंजाई को ईट करता है। माइको मतलब फंजाई, फेगस मतलब खाना। कुछ निमेटोड जो माइको फंजाई को किल खाता है, उसको हम स्प्रे कर देंगे तो जितना भी फंगल डिजीज है वो हमारा कंट्रोल हो जाएगा। जो होता है प्रिवेंशन ऑफ इनोकुलम फॉर्मेशन, कुछ कुछ होता है कि फ्यूजेरियम विल्ट एक बहुत फ्यूजेरियम रोजियम एक फंजाई है जो कि पाइथियम एफेनिडर्मेटम को कंट्रोल करता है। पाइथियम एफेनिडर्मेटम क्या होता है कि जितना भी वेजिटेबल्स को हम ग्रो करते हैं, जैसे टमाटर हो गया, गोभी हो गया, उसके बाद चिल्ली हो गया, इसका जो इनिशियल जब सीडलिंग तैयार करते हैं उसमें रूट रॉट होने का, उसका जो रूट होता है अपने आप सड़ जाता है, और उसको बोलते हैं हम लोग देहात की भाषा में कि गलर के सूख गया। उस रूट रॉट को कंट्रोल करने के लिए हम फ्यूजेरियम रोजियम को स्प्रे कर देते हैं, उसमें सॉइल ट्रीटमेंट कर देते हैं। उसी तरीके से कुछ बैक्टीरिया है जैसे बैसिलस सबटिलिस हो गया, स्यूडोमोनास फुटिडा हो गया, पेनिसिलियम हो गया, ट्राइकोडर्मा हो गया, तो वेरियस राइस, टोमेटो, इस सब के डिजीज, फंगल और बैक्टीरियल डिजीज को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। सो दीज आर द बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ द प्लांट डिजीज। कुछ होस्ट रेसिस्टेंस होता है। होस्ट रेसिस्टेंस का मतलब हम इस तरह से कुछ हमारा ब्रीडिंग टेक्निक्स है जिससे कि हम प्लांट को इतना स्ट्रॉन्ग बना देते हैं कि उस पर कुछ डिजीज का अटैक नहीं हो। जैसे इसमें एक आता है डिजीज एस्केप। डिजीज एस्केप का मतलब होता है कि उस पर पैथोजन अटैक करेगा लेकिन कुछ कोई उस पैथोजन का अटैक कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, इसको बोलते हैं डिजीज एस्केप। टॉलरेंस क्या होता है? टॉलरेंस का मतलब पैथोजन का अटैक भी होगा लेकिन उसमें पैथोजन एंट्री भी होगा, पैथोजन ग्रो भी करेगा, लेकिन जो उससे इल्ड का लॉस है, जो पैथोजेंस के चलते जो फिजियोलॉजी डिस्टर्ब होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, उसको बोलते हैं टॉलरेंस। रेसिस्टेंस क्या होता है? रेसिस्टेंस का मतलब पैथोजन का अटैक होगा लेकिन इल्ड पे कोई असर नहीं पड़े और पैथोजन का कोई ग्रो नहीं, मीन्स उस पर पैथोजन अटैक करे और अपने आप पैथोजन किल हो जाए। डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंट वैरायटी का हम डेवलपमेंट करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। मान लो एक फील्ड में बहुत सारा प्लांट है, उसमें जो सबसे बेस्ट है जिस पे कोई डिजीज नहीं दिख रहा है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर अगले जनरेशन में केवल उसी के सीड को लगाएंगे, फिर उसमें कुछ बीमारी लगेगा, फिर उसमें जो सबसे बेस्ट प्लांट होगा उसको 100 प्लांट को सिलेक्ट कर लेंगे, उसका सीड को फिर नेक्स्ट जनरेशन में लगाएंगे। इस तरह से 5-7 जनरेशन में जब आ जाता है तो 7वें 8वें जनरेशन तक ऐसा जनरेशन आ जाता है जिसमें कोई भी डिजीज नहीं लगता है। एक डिजीज रेसिस्टेंस ब्रीडिंग का एक टेक्निक होता है। म्यूटेशन सबको पता है कि उसमें हम आर्टिफिशियल म्यूटाजेन डालते हैं। लास्ट हम क्लास में एक वीडियो में डाले हैं म्यूटाजेन कार्सिनोजन, उसके में पता होंगे कि म्यूटेशन कराते कैसे हैं। उस म्यूटेशन से भी हम रेसिस्टेंस वैरायटी को डेवलप करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन भी कर सकते हैं। दो अगर एक वैरायटी रेसिस्टेंस है, दूसरा वैरायटी सब्सिट्यूएबल है लेकिन उसका यील्ड ज़्यादा है, तो क्या करेंगे रेसिस्टेंट वैरायटी और सब्सिट्यूएबल वैरायटी को क्रॉस करा देंगे। क्रॉस कराने के बाद जो हाइब्रिड वैरायटी आएगा उसका यील्ड भी ज़्यादा होगा और डिजीज रेसिस्टेंस भी होगा। सो ये होगा होस्ट रेसिस्टेंस। लास्ट में कुछ केमिकल कंट्रोल है। केमिकल कंट्रोल में कुछ दिमाग लगाने का नहीं है, बस कुछ केमिकल का नाम याद कर लेना है जिससे कि लगे कि हाँ डॉक्टर ही कर सकते हैं या किसी किसान उसान को कोई पूछे तो बता सकते। मेनली 4 तरह का फंजीसाइड होता है। एक सल्फर फंजीसाइड बोलते हैं, कॉपर फंजीसाइड्स बोलते हैं और कुछ मिसलेनियस फंजीसाइड्स है। सल्फर फंजीसाइड्स का जो कॉमन नेम होता है इलोसाल होता है, कोसान होता है, सल्फेक्स होता है। जनरली जो पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज है, पाउडरी मिल्ड्यू के डिजीज में हम दिस सल्फर फंजीसाइड्स को हम यूज करते हैं। उसके अलावा सल्फर फंजीसाइड के बाद कॉपर फंजीसाइड्स है। कॉपर फंजीसाइड्स में हो गया हमारा बोर्डियस मिक्सचर, बरगंडी मिक्सचर, ब्लाइटॉक्स, ब्लाइमिक्स। ये जनरली डाउनी मिल्ड्यू, लीफ स्पॉट और ब्लाइट्स को कंट्रोल में किया जाता है। इस तरह से कुछ मिसलेनियस फंजीसाइड्स है जैसे कैप्टन हो गया, कैप्टॉल हो गया, डेफ्लोटेन हो गया, इसको हम सीड ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। मैंकोजेब हो गया, मैनेब हो गया, इसको हम लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो में यूज करते हैं। कार्बोक्सिन हो गया, विटाबेक्स हो गया, इसको हम वीट का जो रस्ट डिजीज है उसके कंट्रोल में यूज करते हैं। सो दीज ऑल आर अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ द प्लांट डिजीज।
सो इस वीडियो में हम फाइनल बात कर लिए कि डिजीज का पैथोजेनिसिटी कैसे होता है और डिजीज को मैनेज कैसे किया जाता है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लो, या मोबाइल पर फ़ोन करके पूछ सकते हैं, ईमेल करके पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।